साथियों, हमारा जो शरीर है वो करीब 60% पानी से बना है। और जब मस्तिष्क का बात करें तो इसमें पानी का हिस्सा करीब 75% है। जी हाँ, हमारा मस्तिष्क में 75% पानी है। सुबह से शाम तक हम जो ग्रहण करते हैं या फिर सुबह से शाम तक, रात तक, पूरा दिन भर हमारा जो क्रियाकलाप है वो पानी के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। हम 8 दिन 10 दिन तक तो बिना भोजन का रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी का जीवन का कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन साथियों, हम एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि पानी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुआ था। उसमें बताया गया था कि भारत में करीब 80% लोग पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। जी हाँ, 80% लोग। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा है। पूरे विश्व का करीब 18% जनसंख्या भारत में रहता है, जबकि पूरे विश्व में जो पानी का स्रोत है, स्वच्छ पानी, पीने का पानी, सिर्फ 4% ही भारत में उपलब्ध है। और इसमें करीब 80% पानी की जो उपलब्धता है वो ग्राउंड वाटर के रूप में है। उसके अलावा नदियाँ, झीलें, तालाब। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारी जो नदियाँ हैं वो अधिकांशतः सूख चुके हैं। छोटी छोटी नदियाँ, लेकिन जो बड़ी नदियाँ हैं वो आधा से ज़्यादा तो उसके पानी गंदा हो चुका है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गांव देहात में आप देखे होंगे कि पहले तालाब हुआ करता था, तो तालाब भी लगभग सूख चुका है। ऐसी स्थिति में पानी की गंभीर समस्या होना स्वाभाविक है। आप याद कीजिए कि करीब 30-35 साल पहले लोग पूरा का पूरा कुआं के ऊपर निर्भर थे। बोरिंग नहीं के बराबर था, सप्लाई वाटर भी नहीं मिलता था। घर घर में कुआं हुआ करता था और उसी पानी का लोग इस्तेमाल करते थे। अब वो सब कुआं लगभग सूख चुके हैं। जब कुआं सूखने लगे तो लोग बोरिंग कराने लगे, और बोरिंग जब आरंभ में होता था तो 50 फीट 100 फीट में पानी आ जाया करता था। लेकिन यही फिर बाद में वो बोरिंग जवाब देने लगा। अब लोग 250-300 फीट पानी लोग गहरा करने लगे हैं, तब पानी आ रहा है। और आने वाला समय में वो और सूखेगा, फिर और ज़्यादा गहरा करना पड़ेगा, बोरिंग और नीचे और डीप बोरिंग कराना होगा। साथियों, इसके अलावा आप देखिए कि बहुत जगह ऐसा भी आपको मिलेगा कि बोरिंग फेल हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा है, वहाँ पे वो ग्राउंड वाटर है ही नहीं वहाँ पे। ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र हैं, खास करके शहरों में लोग सप्लाई के वाटर पर निर्भर है पूरी की पूरी तरह। अब इसमें भी एक समस्या है। जिस नदी से, जिस डैम से पानी पहले लाया जाता था, अब आपको देखने को मिलेगा बहुत जैसा ऐसा क्षेत्र में है कि वहाँ का पानी सूख गया है। वो नदी सूख चुकी है या वो डैम में पानी समाप्त हो गया, अब दूसरा देखा जा रहा है। अब वो सूख जाएगा, उसके बाद तीसरा देखा जा रहा है। लेकिन उस पानी का लेवल जो समाप्त हो रहा है उसको जीवित कैसे किया जाए, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विकल्प का तलाश किया जा रहा है। ये विकल्प कब तक चलेगा? ये तो लास्टिंग नहीं है ना। एक समाप्त हुआ, दूसरा गया, दूसरा समाप्त हुआ, तीसरा गया, तीसरा के बाद चौथा, फिर कहाँ कब तक जाएंगे? इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पानी का जो रिसोर्स है हमारे पास उसको पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन इस पर ध्यान न दे करके मुझे लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो है इसको एक बहुत गंभीर रूप से नहीं ले रही है। जबकि मैं बताऊं, एक नासा का एक वैज्ञानिक है और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन नेचर जो आता है उसके वो राइटर भी हैं, मैथ्यू रॉड्रिक। वो बता रहे थे कि उत्तर भारत में जो पानी का लेवल जो समाप्त हो रहा है वो लेवल काफ़ी रफ्तार से पानी वो समाप्त हो रहा है। और मध्य प्रदेश में एक डैम है, इंदिरा सागर डैम, वहाँ का करीब 1/3 पानी उत्तर भारत, 1/3 के बराबर का पानी उत्तर भारत के ज़मीन से पानी समाप्त हो रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना रफ्तार से जब पानी समाप्त हो रहा है
तो आने वाला 15-20 साल में पानी लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी नहीं देखने को मिल रहा है कि अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी का मैं नहीं देखा हूं कि उसके एजेंडा में है कि पावर में आने के बाद हम इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं है। सभी जगह देखने को मिल रहा है कि बस वही राजनीति का व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, धर्म, इसी का राजनीति हो रहा है। हमारे मूल जो समस्या है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि यह समस्या बहुत बड़ा विकराल है। इसके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, कई राज्य ऐसे जो पानी को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद चल रहा है। दक्षिण भारत में अब चले जाइए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी, ये चारों राज्य के बीच में पानी का विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पानी का विवाद चल रहा है। अब सिर्फ विवाद पानी को लेकर के सिर्फ दो सरकारों के बीच में, दो राज्य के बीच में नहीं है। दो राज्य में जो पब्लिक रह रहे हैं उन लोग के बीच में भी आपस में जो सामंजस्य था, जो प्यार था, वो भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। पानी को लेकर के कई जगह पर झगड़ा देखने को मिला है। कई बार तो मर्डर तक हुए हैं पानी को लेकर के राइट तक हुए हैं। एक जगह नहीं, कई जगह हुए और हमेशा देखने को मिलता है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पानी का जो समस्या है इसको हम बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम पब्लिक लोग जागरूक हैं, हम कोशिश करते हैं कि पानी को हम बचाएं, लेकिन पानी का स्रोत जो समाप्त होता जा रहा है, बारिश कम आ रही है, तो इसको कैसे परमानेंटली इसको ठीक किया जाए, मुझे देखने को नहीं मिला है कि जनप्रतिनिधि या कोई राजनीतिक पार्टी इसको लेकर के गंभीर रही है। साथ ही इसका और आर्थिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब याद कीजिए कि जब गांव देहात में, छोटे शहरों में जगह जगह पे तालाब हुआ करता था। तालाब के पानी में, तालाब में लोग मछली पालन करते थे, लोग सिंघाड़ा उगाते थे, पानी फल जिसको बोलते हैं। अब वो समाप्त हो गया है तो उन लोग बेरोजगार हो गए। इसके अलावा किसान लोग जो जानवर पालते हैं वो तालाब में उसको ले जाते थे, पानी पिलाने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता था, वो समाप्त हो रहा है। अब पानी बहुत जगह नहीं होने की वजह से फैक्ट्रियां नहीं लग रही है, या जब फैक्ट्रियां लगी हुई है तो फैक्ट्रियां वाले छोड़ करके वहां से जा रहे हैं। ऐसे कई ऑफिसेज हैं जहां पानी समाप्त होने की वजह से ऑफिस को बंद करना पड़ा है और बहुत सारे स्टाफ को निकाल दिया गया, क्योंकि जब ऑफिस काम नहीं कर रहा है तो फिर स्टाफ को पैसा दे नहीं सकता, वो उसकी ज़रूरत भी नहीं रह गई। कुछ लिमिटेड लोगों को रखा जा रहा है, उन लोगों को बताया जा रहा है कि आप घर पे काम कीजिए, जिसका आर्थिक दुष्परिणाम भी कम नहीं है। पहले तालाब से सिंचाई भी लोग करते थे, झरना से, छोटी छोटी नदियां से पानी से सिंचाई करते थे। अब किसान लोग ग्राउंड वाटर पर निर्भर हैं, क्योंकि नदियां सूख गई है, तालाब सूख गए हैं। अब उसके वजह से उनका लागत बढ़ता जा रहा है, बोरिंग कराना पड़ रहा है, डीप बोरिंग कराना पड़ रहा है, मोटर लगाना पड़ रहा है। इसके वजह से उसको डीजल उसमें खर्चा होता है, उसके वजह से उन लोगों का लागत बढ़ता जा रहा है। इसका दोहरा नुकसान हो रहा है, एक तो उसका पैसा खर्चा हो रहा है और दूसरी बात है कि पानी का लेवल भी इसके वजह से और नीचे जा रहा है। अच्छा, पीने के पानी स्वच्छ नहीं होने की वजह से गाँव में आप देखेंगे, दूर दराज क्षेत्रों में लोग छोटे छोटे नदियाँ के गंदा पानी पीने को मजबूर है। मैं खुद जा करके देखा हूँ, अपने आंखों से देखा हूँ कई जगह, और बीमार हो रहे हैं उसके वजह से उसमें काफी लोगों का खर्चा हो रहा है। तो पानी की समस्या से सबसे ज्यादा गरीब लोग ही जूझ रहे हैं। जिसके पास पैसा वो तो टैंकर से पानी भी खरीद ले रहा है। एक टैंकर का कीमत कहीं भी आप चले जाइए कम से कम 1500 में मिलता है। 1500 से लेकर के कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को 5-5, 6-6 हज़ार भी देना पड़ता है एक टैंकर का, और वो एक टैंकर साधारण परिवार में मुश्किल से 15 दिन चलता है। यानी एक महीना में 3000 से लेकर के 5-6 हज़ार तक रुपया, 10,000 रुपये तक वो खर्चा करेगा। अब आप बताइए कि एक गरीब आदमी 3000 रुपये, 4000 रुपये सिर्फ पानी में कैसे खर्चा कर सकता है। कई जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि मीलों चलना पड़ता है लोगों को पीने का पानी लाने के लिए, पैदल लोग जाते हैं। तो ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, इसका सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब ध्यान दीजिए कि हमारा जो भी पर्व त्यौहार है वो
पानी से और नदी से, तालाब से दूर नहीं रहा है। ये हमारा संस्कृति का हिस्सा, हमारे सनातन संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। जब हम ये बहुत बड़ा पवित्र छठ पर्व जो हम लोग करते हैं वो तालाब के किनारे और नदी के किनारे ही करते हैं, लेकिन अब वो तो लगभग सूखते जा रहे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि छत पे लोग करने लगे हैं, टब में करते हैं, कठौती में करते हैं, जिसके वजह से वहाँ ज़्यादा लोग आ नहीं पाते हैं। तो वो मज़ा, वो जो रौनक जो त्यौहार में था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जब हम लोग कोई सरस्वती पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, गणेश पूजा हुआ, ये सब करते हैं तो हम मूर्ति का विसर्जन भी तालाब में करते थे, अभी भी करते हैं, नदी में करते हैं। लेकिन अब वो काफ़ी दूर है या तो फिर सूख चुका है, तो उसके वजह से हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रही है। किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका जो संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, और उसके बाद जो विध होता है, संस्कार जो 13 दिन तक चलता है, साथ ही वो हमारी परंपरा है, वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है कि हम नदी और तालाब में ही करते हैं। तो ये नदी और तालाब सूखने के बाद आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम सभी को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है और हम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा होती है कि हमारे देश में राजनीति जो है बहुत गलत रास्ते की ओर जा रही है। मूल मुद्दा जो हमारे यहाँ, हमारा जो मुख्य समस्या है, उसके ऊपर नहीं विचार किया जा रहा है। अब देख लीजिए, राजनीति में जितनी भी पार्टियां हैं, किसी के पास भी ये मुद्दा नहीं मिलेगा, किसी का एजेंडा में ये नहीं रहेगा कि हाँ, हम पावर में जब आएंगे तो ये समस्या का समाधान करेंगे, ये पानी का समस्या समाधान करेंगे, या कैसे हम रिसोर्स को बढ़ाएंगे, या पुनर्जीवित जो पानी था समाप्त हो रहा है उसको हम पुनर्जीवित करेंगे। वो नहीं देखने को मिला है। हम सब मिल करके थोड़े हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पानी कैसे बचाया जाए। जैसे बाथरूम का पानी है, उसको हम सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नाली में उसको ना बहा करके। जैसे घर में सब्जी लगाते हैं तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी का जो पानी है उसमें से करीब 1 से 1.5 बाल्टी पानी उसे निकलता है, वो हम उसको स्टोर करके प्लांट में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के लिए कम से कम इस्तेमाल हम कर सकते हैं, 3-4 बाल्टी से ना नहा करके हम सिर्फ 1 बाल्टी से इस्तेमाल कर सकते हैं, काम उसे हो सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। सबसे ज़्यादा पावर जो जनप्रतिनिधि के पास ही है। वो एक बड़ा योजना तैयार कर सकता है, उसके पास फंड है। इसके लिए तो बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि ये हम सब की जिम्मेवारी भी बनती है। ये समाज हमारा है, ये देश हमारा है। आज कोई जनप्रतिनिधि, कल और कोई होगा। पार्टियां बदलती रहती हैं, आज वो पावर में, कल वो पावर में है। हमारा जीवन है, हमारा देश है, हम सबको यहाँ रहना है। हम सबको मिल करके एक बेहतर नागरिक की जो भूमिका होती है, जो कर्तव्य होता है, वो हमको निभाना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए, अब मिलजुल करके आवाज़ उठाना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी पार्टी हो, ये डिमांड हम लोग को रखना चाहिए कि जब आप पावर में आएंगे तो पानी का हमारा जो समस्या है उसका समाधान कैसे करेंगे। आपके पास जो पिछले 5 साल या 10 साल में जो पावर में रहा है, जो जनप्रतिनिधि रहा है या जो पार्टी रही पावर में, उससे आप पूछिए कि आप पिछले 5 साल 10 साल में हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है उसका समाधान क्या हुआ है। अब या क्या इनिशिएटिव लिए कि हमारी पानी की समस्या का समाधान हुआ है। साथियों, पार्टी को तो बस सत्ता चाहिए किसी तरह से, आपकी समस्या के समाधान से मतलब बिल्कुल नहीं है। आप माने, आप इस चीज़ को गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। तो हम लोगों को उसके ऊपर दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसको वोट देते हैं, हम ही उसको पावर में बैठाते हैं। तो हम जब जागरूक होंगे और मुख्य मुद्दा से हम हट करके जाति और धर्म का बात करेंगे तो उसको तो मज़ा आएगा, मूल समस्या पर वो ध्यान नहीं देगा। तो ये हम सब का दायित्व, हम सब का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।